माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो बच्चों, अभी तक हमने डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा है। हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का स्टडी किया। इन प्रैक्टिस वी डोंट डील विथ द डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बट we deal with the continuous charge distribution. And if the distribution of charge over a region is uniform, then we call it as continuous charge distribution. अगर किसी रीजन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है तो हम उसे कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह का होता है: लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों, अगर किसी लाइन के ऊपर किसी कंडक्टर जो कि लीनियर है उसके ऊपर अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, यानी कि जैसे हर एक सेंटीमीटर ले रहे हैं उस पर 1 कूलाम का चार्ज है, कोई भी उस वायर में कहीं भी 1 सेंटीमीटर का लेंथ लिया उस पर 1 कूलाम का चार्ज आ रहा है, तो हम कहेंगे कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वो यूनिफॉर्म है। दूसरा वायर लिया, उस पर देखा चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक सेंटीमीटर पर 4 कूलाम का चार्ज है, तो उस वायर में कहीं पर भी 1 सेंटीमीटर लिया तो देखा उसके ऊपर जो चार्ज है वह 4 कूलाम का ही है। इसी चीज को हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों, अगर ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरफेस के ऊपर हो, किसी सीट के ऊपर हो, तो हम उसे कहेंगे, उस तरह के यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी तरह से किसी वॉल्यूम में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, यानी उसका कोई भी वॉल्यूम लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लिया, अगर उस पर 2 कूलाम का चार्ज है तो उस पूरे वॉल्यूम में कहीं से भी 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लिया तो उस पर जो चार्ज होना चाहिए वह 2 कूलाम का होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए 1 डायमेंशनल कर्व और लाइन इन स्पेस। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is charge is distributed over a 2 dimensional surface S in space, and volume charge distribution, charge is distributed over a 3 dimensional volume V of space। तो बच्चों, जो हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसे हम कहते हैं, इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर सुनिए, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा से और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रो से एक्सप्रेस किया जाता है। बच्चों, जब हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो इसे हम लोग लिखते हैं dq/dl। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं dq/ds और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं dq/dv। तो इस तरह से इसका यूनिट जो बनेगा, चार्ज का यूनिट है कूलाम और लेंथ का मीटर, तो कूलाम पर मीटर, इसका यूनिट बनेगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और रो का यूनिट बनेगा कूलाम पर मीटर क्यूब। बच्चों, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा से और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से 3 केसेस होते हैं। पहला केस है इफ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R। अगर चार्ज Q को किसी रिंग जिसका रेडियस कैपिटल R है उसके ऊपर अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि यह हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस होगा, क्योंकि रिंग की सिर्फ लंबाई होगी, सिर्फ लेंथ होगी। अगर उसको कट कर दिया जाए तो हमें एक लेंथ मिलेगी, और रिंग को कट करके अगर हम सीधा करें उसको तो उसकी लंबाई कितनी होती है रिंग की, जितनी उसकी सरकमफ्रेंस होगी। और रिंग का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r।
तो हम जानते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन चार्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज अपॉन लेंथ से। तो चार्ज कितना है Q और लेंथ कितना है 2πr, तो यूनिट क्या होगा इसका कूलम पर मीटर। तो बच्चों लैम्डा विल बी डिफाइंड एज Q अपॉन 2πr। अब अगर इफ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्फेरिकल कंडक्टिंग सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल R, अगर एक स्फीयर है, एक स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल R है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr स्क्वायर, ठीक है ना। तो उसका जो स्फेरिकल कंडक्टिंग सरफेस है, तो उसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होगी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, वो होगी Q अपॉन 4πr स्क्वायर, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन की जाती है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसी स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr स्क्वायर। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 4πr स्क्वायर कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों अगर कोई इंसुलेटर ले ले, एक स्फीयर लें जो इंसुलेटिंग है और उसका रेडियस अगर कैपिटल R है, तो उस स्फीयर के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगी रो, अगर उसे हम लोग चार्ज दिए हैं Q, तो रो विल बी डिफाइंड एज चार्ज अपॉन वॉल्यूम। रो विल बी डिफाइंड एज चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज कितना होगा Q और उसका वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है अगर रेडियस R हो 4/3πr क्यूब। तो चार्ज Q अपॉन वॉल्यूम 4/3πr क्यूब। अब यूनिट इसका होगा कूलम पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हो लैम्डा, सिग्मा और रो। तो प्रॉब्लम है ए चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैज ए सरफेस डेंसिटी ऑफ 0.6 कूलम पर मीटर स्क्वायर व्हेन its charge is increased by 0.4 coulomb, the charge density changes by 0.1 coulomb per meter square. Find initial charge on the sphere and its radius. कहने का मतलब है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वह इनिशियल जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वह दिया हुआ 0.6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू 0.6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो बच्चों हम जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो सपोज कर लेंगे कि चार्ज उसके ऊपर इनिशियल चार्ज जो था वह Q था, यहां लिख लेते हैं लेट द इनिशियल चार्ज ऑन द स्फीयर इज स्मॉल q। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि Q अपॉन 4πr स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6। ठीक है बच्चों, और इसे हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 1। चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, that is surface charge density and it is given as 0.6. तो Q upon 4πr square is equal to 0.6, इक्वेशन नंबर 1। आगे कह रहा है when its charge is increased by 0.4 coulomb, new charge on the surface। अभी नया चार्ज जो सरफेस पर आएगा वो हो जाएगा Q पहले से था और 0.4 कूलम का एक्स्ट्रा चार्ज दिया जा रहा है। 0.4 कूलम का एक्स्ट्रा चार्ज जब देंगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q प्लस 0.4 इतना कूलम। तो अभी कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंजेज बाय 0.1 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले कितना था 0.6 और जो इंक्रीज किया गया एक्स्ट्रा चार्ज दिए है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज कितने से किया 0.1 कूलम पर मीटर स्क्वायर से, और पहले से था 0.6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, इंक्रीज किया 0.1 कूलम पर मीटर स्क्वायर से। तो नया सरफेस चार्ज डेंसिटी, न्यू सरफेस चार्ज
डेंसिटी इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.1 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा 0.7 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि Q प्लस 0.4 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.7, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, Q और R। 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो यहां आएगा Q प्लस 0.4 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आएगा 0.7 अपॉन 0.6। देखो बच्चों, जब डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाता है आपस में, और राइट साइड वाले आपस में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 किए हैं, तो Q प्लस 0.4 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और इधर राइट वाले आपस में डिवाइड होंगे तो 0.7 अपॉन 0.6 आ जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, Q प्लस 0.4 अपॉन Q इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में हो गया 7 और डिनोमिनेटर में 6। अब बच्चों हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 6Q प्लस 6 4 जा 24, 2.4 इज इक्वल टू 7 इंटू क्यू करेंगे तो 7Q आ जाएगा। अब ये 6Q उधर जाएगा तो हो जाएगा 2.4 इज इक्वल टू 7Q प्लस 6Q इधर आएगा तो हो जाएगा -6Q। यहां से हमें मिलेगा कि Q इज इक्वल टू 2.4 कूलाम। तो इनिशियल चार्ज जो था वह था 2.4 कूलाम का। अब बच्चों किसी इक्वेशन में हम ये 2.4 रख देंगे, वहां से हमें रेडियस मिल जाएगी, तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख देंगे Q की जगह 2.4 रख दीजिए अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4 अपॉन 0.6। अब बच्चों ये 4 टाइम्स चला जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से 4 कट जाएगा, दिस सिग्निफाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, इसका मतलब हुआ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट पाई। और निकालना चाहिए तो आप निकाल सकते हैं, ऑलमोस्ट 3 1 अपॉन पाई यानी 1 अपॉन अंडर रूट 3.14, या इतना ही लिख करके आंसर लिख दीजिए, इतना यूनिट्स, ठीक है। 1 अपॉन रूट पाई यूनिट्स, यह उसका रेडियस हो गया। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए थिन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल ए इज चार्ज यूनिफॉर्मली, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। तो एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया है और उसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी है या लाइन चार्ज डेंसिटी वह लैम्डा दिया हुआ है। इसका रेडियस स्मॉल ए है यानी यह डिस्टेंस स्मॉल ए है और इसके सेंटर ओ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बच्चों, हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, इसके सोल्यूशन को ध्यान से समझिए। इस पर 2 पॉइंट लेते हैं ए और बी। पॉइंट ए पर भी हम डीएल लेंथ का
एक एलिमेंट ले लेंगे और पॉइंट बी पर भी हम डीएल लेंथ का एलिमेंट ले लेंगे। सपोज कर लेते हैं इस डीएल लेंथ पर जो चार्ज है वह है dq और यहां पर भी जो डीएल लेंथ है उस पर जो चार्ज है वह है dq। तो बच्चों अब यह जो डीएल एलिमेंट है यह हम लोग यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं P। तो OP से थीटा एंगल बनाने पर और यह जो चार्ज एलिमेंट है यह सेंटर पर d थीटा एंगल सबटेंड करता है। इसी तरह से थीटा एंगल पर यह जो चार्ज एलिमेंट है डीएल लेंथ का जिस पर चार्ज है dq, यह भी सेंटर पर d थीटा एंगल सबटेंड करता है। ध्यान से समझिए बच्चों, यह जो चार्ज एलिमेंट है dq यह इस OP लाइन से, इस एक्सिस से थीटा एंगल पर d थीटा एंगल सबटेंड यहां सेंटर पर कर रहा है। यह जो चार्ज एलिमेंट है dq जिस पर चार्ज है, जिसकी लेंथ है dl, यह भी यहां सेंटर पर d थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dl, यहां से आएगा dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। ठीक है। अब बच्चों हम लोग जानते हैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह एक्ट करती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। चार्ज एलिमेंट dq के कारण से यहां पर O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग एक्ट करेगी। अच्छा, इसी तरह से यह जो चार्ज एलिमेंट है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एक्ट करेगी एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम द चार्ज एलिमेंट। तो देखिए बच्चों, इस dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यह ब्लू वाले से दिखाया जा रहा है de, और इस वाले चार्ज एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह रेड वाले से दिखाया जा रहा है de। तो अब ये de और ये वाला de, ब्लू वाला de इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो de है, यह दोनों PO से जो एंगल बना रहे हैं वह है थीटा और थीटा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है। अब इस DE का PO के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा DE cos थीटा। इसी तरह से इस वाले DE का PO के अलोंग जो PO के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा DE cos थीटा। इस DE का इधर PO के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो होगा DE sin थीटा। इसी तरह से इस वाले DE का PO के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो होगा DE sin थीटा। अब DE sin थीटा और DE sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ DE cos थीटा वाले कंपोनेंट्स ऐड अप होंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सेंटर O पर, यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग जो चार्ज एलिमेंट लेंगे यहां से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे। इसका यूज होगा अभी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DE cos थीटा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर हमको जो लिमिट लेनी है, जब हम यहां से शुरू करेंगे तो कितना एंगल होगा, ये थीटा कहां होगा, -π/2, और जब यहां पहुंचेंगे तो थीटा कितना होगा, +π/2। तो बच्चों DE की वैल्यू हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4πε0। चार्ज एलिमेंट DQ के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा D इज इक्वल टू 1/4πε0 dq/r²। तो रेडियस कितना है रिंग का, a है, तो a²। इस dq का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, a, जो जितना उसकी रेडियस होगी। अच्छा ठीक है, तब हम लोग इसको रख देंगे। तो इंटीग्रेशन d की जगह रखेंगे 1/4πε0 dq/a²। अब बच्चों यहां पर cos थीटा है, यहां लिख दिया cos थीटा। अब dq की वैल्यू कितनी है, लैम्डा dl। तो dq की वैल्यू हम रख देंगे यहीं पर, लिख दिया इसको लैम्डा dl। अब बच्चों हमारे पास जो काम आएगा वो हम जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है, d थीटा, और आर्क लेंथ कितनी है, dl, और रेडियस कितना है, a। यानी हम लिख सकते हैं कि dl इज इक्वल टू a d थीटा। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिए,
एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इसलिए डी थीटा इज इक्वल टू डी एल अपॉन ए, यहां से डी एल इज इक्वल टू ए डी थीटा। अब इस डी एल की जगह हम लोग लिखेंगे ए डी थीटा, तो यहां लिख दिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, और डी एल की जगह ए डी थीटा, लैम्डा ए डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा। एक ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहां हम क्या लिखेंगे, इस तरह से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है ना, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, आ गया बाहर। अच्छा, अब एक ए स्क्वायर से कट गया तो यहां डिनोमिनेटर में एक ए बच गया, वो भी बाहर ले लिया। लैम्डा इज कांस्टेंट, वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा है, कॉस थीटा और डी थीटा। अब बच्चों लिमिट कहां से कहां तक ध्यान से समझिए, यहां पर जब हम यहां से शुरू करेंगे तो यह एंगल थीटा कितना होगा -π/2, और जब यहां पर एंड करेंगे, यहां से चलते हुए जब हम यहां पर एंड करेंगे तो थीटा की वैल्यू होगी +π/2, यानी कि लिमिट होगी -π/2 से लेकर के +π/2 तक। अब क्या करना होगा, हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए। अब हमें एक चीज ये पता है कि बच्चों अगर इवन फंक्शन होता है, अगर इवन फंक्शन होता है तो इवन फंक्शन में अगर इंटीग्रेशन माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग होता है तो वो हो जाता है 0 टू समथिंग 2 टाइम्स, यानी समझ में आपको आना चाहिए। यहां पर ये -π/2 + π/2 है ना, और ये cos थीटा इवन फंक्शन है, तो e की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए इंटू इंटीग्रेशन 0 टू π/2। यहां -π/2 टू +π/2 था ना, हम ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते थे और ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, cos थीटा डी थीटा। ये स्टेप समझ में आना चाहिए। ये इवन फंक्शन है, इसलिए हम लोग लिमिट को 0 टू π/2 लिख के और बाहर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड। अब बच्चों 2 2 जा 4, तो यहां आ गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, और लिमिट है 0 टू π/2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब sin π/2 पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट करते हैं, sin π/2 माइनस sin 0, तो बच्चों लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। sin π/2 1 होता है और sin 0 0 होता है, 1 माइनस 0 यानी 1 होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी उतनी ही रह जाएगी, यानी कि e की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, एंड दिस इज व्हाट वाज डिजायर्ड। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल ए इज E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डाइपोल, डाई मीन्स 2 और पोल मीन्स होता है ध्रुव, यानी 2 पोल्स हैं, यानी कि इसमें 2 चार्जेज होंगे जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं। 2 इक्वल और अपोजिट, 2 equal and opposite charges separated by a small distance is called an electric dipole. A pair of equal and opposite charges separated by a small distance is called an electric dipole. तो बच्चों इसके बाद आता है टॉपिक डाइपोल मूवमेंट। व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट?
इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट के थ्रू। अब ये जो डाइपोल मोमेंट होता है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज आइदर चार्ज टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेज। देखिए बच्चों, सपोज कर लीजिए एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, और ये दोनों चार्जेज एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस यानी 2l डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, और एक चार्ज यहाँ पर है ये प्लस माइनस क्यू और एक चार्ज यहाँ पर है ये प्लस क्यू। तो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, और ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस 2l इन दोनों के बीच की सेपरेशन है। तो बच्चों डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P वेक्टर एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स मैग्नीट्यूड यानी कि P का जो मैग्नीट्यूड होगा P इज इक्वल टू आइदर चार्ज, चाहे माइनस क्यू वाला क्यू ले लें या प्लस क्यू वाला क्यू ले लें, Q इंटू सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेज विच इज 2l। So we can say P is equal to 2ql. It is its magnitude. And what is its direction? Direction is along dipole axis. Dipole axis कौन सी है? ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो क्या है हमारी? डाइपोल एक्सिस। ठीक है बच्चों, इट इज डायरेक्शन along dipole axis from negative to positive charge. नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो वी कैन राइट वेक्टर P एज 2q इंटू एल वेक्टर, ऐसे लिखना चाहें, या फिर हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2ql एंड इट इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों डाइपोल मोमेंट वाले ऐसा एग्जाम्पल्स जो हैं, एज एग्जाम्पल जो हमारे सामने नेचर में है जहाँ हमें डाइपोल मोमेंट देखने को मिलता है, जैसे H2O, जैसे HCl या फिर C2H5OH। ये वाटर है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये एथिल अल्कोहल है। तो बच्चों जैसे ये HCl है ना, H एंड Cl एक बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, और ये H जो होता है वह पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये वाला Cl जो होता है उसके कंपैरिजन में निगेटिव पोल होता है, उस पर निगेटिव चार्ज होता है डेल माइनस। ये आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा डेल प्लस और डेल माइनस के बारे में। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये कंपाउंड्स ये क्या हैं? डाइपोल कंपाउंड्स हैं, इनके बीच में डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों डाइपोल क्या है कि इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर अगर रखे हो तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल की स्ट्रेंथ को हम लोग डाइपोल मोमेंट से मेजर करते हैं, इसे हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है P इज इक्वल टू 2ql, और इसका जो डायरेक्शन होता है वह अलोंग द डाइपोल एक्सिस होता है, और ये निगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में होती है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है। तो ये सीखने के बाद अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से जो फील्ड प्रोड्यूस होगी उसे हम कहेंगे डाइपोल फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। अब हम इसमें दो टाइप की फील्ड के बारे में हम लोग मेनली स्टडी करते हैं। पहला है इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना डाइपोल की, और दूसरा है एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसी भी डाइपोल के। तो कोई भी पहले हम कर सकते हैं और कोई भी बाद में कर सकते हैं। कुछ बुक्स में पहले एक्सियल पॉइंट वाला डेरिवेशन किया आता है, बाद में इक्वेटोरियल करते हैं। कभी किसी बुक में पहले इक्वेटोरियल कर सकता है और बाद में एक्सियल पॉइंट के लिए कर सकता है। तो देखिए पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। तो देखो बच्चों ये एक डाइपोल है, इसमें एक निगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है।
एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो है 2l, यानी यहाँ मिड पॉइंट से हम कह दें l और मिड पॉइंट से हम लोग कह दें l डिस्टेंस पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा है और एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, और इसकी एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाला गया, और उस परपेंडिकुलर पर यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और इस पोजीशन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पॉइंट है P, इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, माइनस क्यू चार्ज के कारण, माइनस क्यू जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इट विल बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड टुवर्ड्स द चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज के कारण, अभी मैं पहले भी बताया हूं, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड अवे फ्रॉम इट, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड अवे फ्रॉम इट, इट इज ई प्लस क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। और नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड टुवर्ड्स द चार्ज, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ई माइनस क्यू। तो प्लस क्यू के कारण ई प्लस क्यू इधर, और माइनस क्यू के कारण ई माइनस क्यू इस तरफ। अब देखिए बच्चों, चूंकि यह जो है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यह पॉइंट लिया गया है P, तो हम जानते हैं ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो एंगल होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये समझना हमें, ये मैं थीटा और थीटा कैसे लिख दिया, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है या फिर इस जो डाइपोल एक्सिस है इसके पैरेलल एक लाइन मैंने खींचा यहाँ पर। अब ये वाला एंगल थीटा और ये थीटा कैसे लिखा गया? ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा है। देखिए बच्चों, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए ये थीटा और ये थीटा होगा, ये बात समझ में अच्छे से आती है। अब ये देखिए, यहां पर एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है ना, तो पैरेलल लाइन के बीच में ये जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको ये जो है लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन PB। तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये होंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बच्चों इस तरह से ये समझ में आया। अब ये जो E प्लस क्यू है ना, और या E माइनस क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं कितना होगा। तो बच्चों E प्लस क्यू अगर देखें तो होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्यू मैग्नीट्यूड कितना है? Q अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस PB है, तो PB का स्क्वायर। अब बच्चों PB क्या होगी? देखिए, एक राइट ट्रायंगल है, ये एक राइट ट्रायंगल है, इसमें से ये R है ये डिस्टेंस, और ये L है, यहां से यहां तक का L है। ये देखिए, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस L है, और यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है वह है R। तो ये PB जो होगी, PB इज इक्वल टू फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या फिर हम ये कह लें कि PB स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां हम रख देंगे इसको, तो इट कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी तरह से E माइनस क्यू निकालेंगे, तो E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब बच्चों देखिए ये डिस्टेंस कितनी है? PA का स्क्वायर। बट सेम कहानी है, ये एक राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल में PA स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, जितनी वैल्यू E प्लस क्यू की है उतना ही मैग्नीट्यूड E माइनस क्यू का भी है। बट इसकी डायरेक्शन अगर हम लोग लिखना चाहें, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें E प्लस क्यू को, तो क्या कहेंगे? E प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड इट एक्ट्स अलोंग BP, it acts along BP, along BP,
इसी तरह से हम कह सकते हैं कि E माइनस क्यू की भी वैल्यू लिखी जा सकती है ना। E माइनस क्यू इज इक्वल टू दिस इज अलोंग PA, अलोंग PA। बट बच्चों E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल। E प्लस क्यू इज इक्वल टू E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो बच्चों E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, देखिए बच्चों यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, E प्लस क्यू का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और वो होगा E प्लस क्यू साइन थीटा। अब इसको सपोज कर लीजिए कि ये कितना है E, मान लीजिए ये कितना है E, तो E प्लस क्यू को भी E कह दूं मैं और E माइनस क्यू को भी मैं E कह देता हूं। अब यहां इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा E साइन थीटा और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा E कॉस थीटा। इसी तरह से इस वाले E का इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा E साइन थीटा और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा E कॉस थीटा। तो देखिए बच्चों E इक्वेटोरियल, ये E साइन थीटा और ये E साइन थीटा ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये वाला E साइन थीटा और ये E साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये वाला E कॉस थीटा और ये वाला E कॉस थीटा एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2E कॉस थीटा। 2 इंटू E की वैल्यू कितनी है, ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है 1/4πε0 Q/r² प्लस L² और कॉस थीटा। तो देखिए बच्चों यहां से हम लोग को इस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल से हम लोगों को कॉस थीटा मिल सकता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है यहां पर L और हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट में R² प्लस L²। तो कॉस थीटा कम्स आउट टू बी L अपॉन अंडर रूट, cos theta comes out to be L upon under root R² plus L²। cos थीटा आ रहा है 2 इंटू 1/4πε0 Q/r² प्लस L² इंटू cos थीटा इस ट्रायंगल से कितना निकल के आया है L अपॉन अंडर रूट में R² प्लस L²। अब बच्चों यहां देखिए 2QL क्या होता है P, तो 1/4πε0 वैसे ही उतार लिया और यहां लिख दिया 2QL की जगह P और R² प्लस L² यहां है और यहां पर है R² प्लस L² की पावर R² प्लस L² इंटू यहां है R² प्लस L² की पावर 1/2। बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने ये आपको सिखाया था कि अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो इस तरह से E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन ये R² प्लस L² और R² प्लस L² की पावर 1/2। जब बेस सेम होता है तो यहां पर मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 कितना होगा 3/2। तो यहां आएगा R² प्लस L² की पावर 3/2। तो ये है E इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड। और
अब बच्चों डायरेक्शन की बात अगर आएगी तो हम कह सकते हैं कि इट एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डाइपोल मूवमेंट। तो बच्चों आपको आई होप वो कॉस थीटा वाला टर्म नहीं दिख रहा था, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर L अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। अब व्हाट इज इट्स डायरेक्शन? अगर हम ई इक्वेटोरियल लिखें वेक्टर फॉर्म में, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 अपोजिट टू पी वेक्टर। पी वेक्टर इधर माइनस से प्लस की ओर इधर है, ये पी वेक्टर की डायरेक्शन है, और ये ई इक्वेटोरियल इधर काम कर रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर, यानी उसकी एक्सिस पर किसी कोई एक पॉइंट है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए बच्चों दो चार्जेस है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। प्लस क्यू वाला चार्ज यहां पर इस पॉइंट पी के पास है। सपोज कर लीजिए ये जो है माइनस क्यू यह ए पर है और ये प्लस क्यू वाला बी पर है, तो बीपी की जो डिस्टेंस है वो कम है और एपी की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। अब अगर हम कहें यह इसका सेंटर है, इसका सेंटर कोई ओ पॉइंट है, इस पॉइंट ओ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है सपोज कर लीजिए वह आर है। अब इसके एक्सिस के जो इसका जो ये मिड पॉइंट है, ए बी का जो मिड पॉइंट है ओ से यह पॉइंट पी आर डिस्टेंस पर स्थित है, और इस पॉइंट पी पर हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो बच्चों E प्लस क्यू वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E प्लस क्यू, एंड इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड अवे फ्रॉम इट। और माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस क्यू, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड टुवर्ड्स इट। तो E प्लस क्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, यह डिस्टेंस कितनी है? बी और पी के बीच की डिस्टेंस है बीपी स्क्वायर, और बीपी की वैल्यू कितनी है? बीपी देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक का ये आर है और ये इतना एल है, तो बच्चों ये डिस्टेंस बीपी होगी आर माइनस एल, तो बीपी इक्वल टू आर माइनस एल। तो यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इट इज ई प्लस क्यू। इसी तरह से बच्चों माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट इज E माइनस क्यू एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज E माइनस क्यू, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, माइनस क्यू वाले चार्ज से P की डिस्टेंस जो है वो है AP का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन। तो बच्चों AP क्या है? देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये R है और ये डिस्टेंस L है, तो AP हो जाएगा, ये है AP हो जाएगा R प्लस L, तो AP इक्वल टू R प्लस L है, तो R प्लस L का होल स्क्वायर E माइनस क्यू। अब बच्चों जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E एक्सियल उसे नाम दे देते हैं, E एक्सियल इज इक्वल टू बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस छोटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बड़ा क्यों है? क्योंकि ये पास है तो बीपी क्या होगा? कम होगा। बीपी छोटी है, छोटे नंबर से भाग देंगे तो वैल्यू बड़ी आती है, तो E प्लस क्यू बड़ा होगा। और AP जो है वह ज़्यादा है, बड़ा है, तो AP से स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे Q को तो वो छोटी क्वांटिटी होगी, यानी E माइनस क्यू क्या होगा? छोटा होगा। तो E एक्सियल इज इक्वल टू E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। तो अब देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि E एक्सियल इज इक्वल टू E प्लस क्यू कितना है बच्चों? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ई माइनस क्यू कितना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसमें दोनों में 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, वह कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, क्यू भी कॉमन है, चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं, और अंदर में बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो बच्चों ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ब्रैकेट में, यहाँ देखिए ये r माइनस एल का होल स्क्वायर और ये r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो एलसीएम हो जाएगा r माइनस एल होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल होल स्क्वायर। यहाँ आएगा न्यूमरेटर में r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे q इंटू, अब बच्चों r प्लस एल का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और r माइनस एल का होल स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू, या इसको हम लोग लिख सकते, हाँ ठीक है, r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर से कट गया, l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर से कट गया, और यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही बाहर रहने देते हैं q, और अंदर में बचेगा 2rl, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2rl, और अपॉन में देखिए बच्चों ये एक ब्रैक, ये r माइनस एल और इंटू आर प्लस एल, इसकी वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाले फार्मूला से r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में देखिए 2rl प्लस 2rl हो गया 4rl, 4rl इंटू क्यू को मैं लिखूंगा q इंटू 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग लिख सकते हैं ई एक्सियल इज इक्वल टू, यहां से क्या करेंगे, इस 4rl को लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट वैसे ही लिख देंगे, और 4rl को लिखेंगे q इंटू 2l इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब q इंटू 2l क्या हो गया p, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट p इंटू 2r यानी 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो ये हम लोगों को फॉर्मूला मिल गया, ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए यहां हम लोग अगर ये कहें कि इफ r इज ग्रेटर देन l, अगर r l से बहुत बड़ा है तो क्या होगा,
तो हम लोग आर स्क्वायर के कंपैरिजन में एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लेंगे, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर को हम लोग कह देंगे आर की पावर 4, क्योंकि एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचा आर स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो होगा आर की पावर 4। इसका मतलब ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन आर की पावर 4, एक आर कट जाएगा और यहाँ आएगी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, ई एक्सियल 2p अपॉन आर क्यूब, एंड इट इज डायरेक्टेड अलोंग bp और इन द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर डाइपोल मोमेंट। अगर वेक्टर फॉर्म हम लोग लिखें तो हम लोग कहेंगे ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, इसका वेक्टर फॉर्म है अलोंग p वेक्टर, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है ये। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आ गया। तो बच्चों अब हम टॉर्क की बात करेंगे कि व्हाट इज द टॉर्क ऑन अ डाइपोल केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की जो स्पेसिंग है वो बराबर रहेगी। ये देखिए जो स्पेसिंग है वो क्या है, बराबर है, तो इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये एक डाइपोल रखा हुआ है और यहाँ ये जो चार्ज है वो है -q और यहाँ ये जो चार्ज है वो है +q। अब बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इसका मतलब +q वाले चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और उसे हम कहेंगे F+q एंड दैट इज इक्वल टू q इंटू ई। और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एंड दैट विल बी गिवन बाय F-q एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज q इंटू ई। अब देखिए बच्चों नेट फोर्स अगर इस डाइपोल के ऊपर हम लोग देखें कि कितना नेट फोर्स लग रहा है तो हम कहेंगे नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वो कितना हुआ बच्चों, QE का फोर्स इधर और QE का फोर्स इधर, उसके अपोजिट, तो QE माइनस QE यानी नेट फोर्स हो गया 0। यानी इस डाइपोल के ऊपर कोई भी ट्रांसलेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा, नेट जो ट्रांसलेशनल फोर्स है वो कितना है 0। लेकिन यह इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस इस डाइपोल में एक कपल का काम करेंगे। तो जैसे सपोज कर लीजिए ये है डाइपोल और एक जो है एक फोर्स इसको इधर खींच रहा है ऐसे और एक फोर्स इसको इधर खींच रहा है, तो ये क्या होगा, ये घूम जाएगा ऐसे, ये क्या होगा ऐसे घूम जाएगा, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा यहाँ पर। एंड वी नो टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स टाइम्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो आइदर फोर्स की वैल्यू कितनी है QE और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए बच्चों यह डिस्टेंस टोटल जो यहां से यहां तक है ये है 2L, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ये देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो होगी ये वाली। अब अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो हम जानते हैं किसी भी राइट ट्रायंगल में साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब बच्चों परपेंडिकुलर ये जो हमारा जो डिस्टेंस है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P इज इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा।
अब बच्चों हाइपोटेनस क्या है, 2l है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2l साइन थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह 2l साइन थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू 2l इंटू E साइन थीटा। इसे लिखा जा सकता है P, Q इंटू 2l यानी कि P और E साइन थीटा, PE साइन थीटा। यानी कि ये टॉर्क की वैल्यू, जो टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, सो टाउ कम्स आउट टू बी PE साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अब इसका वेक्टर फॉर्म जो होता है वो होता है टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E। अब बच्चों इस टाउ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको देखते हैं, टाउ मैक्स। ये मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब साइन थीटा मैक्सिमम हो, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पहले जानते हैं, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1, सो टाउ मैक्स इज इक्वल टू P इंटू E, PE, एंड इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 यानी थीटा इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम इसे रखेंगे, थीटा 90 डिग्री होगा, तो टाउ की वैल्यू मैक्सिमम होती है, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज P इंटू E। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 2 चार्जेज +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट अ डिस्टेंस 2 mm अपार्ट। यानी एक 3 माइक्रोकूलम का और एक -3 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है वो दोनों एक दूसरे से 2 mm पर रखे हुए हैं। डाइपोल मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है उसका। तो हम लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2l, वेयर 2l इज द सेपरेशन बिटवीन द 2 चार्जेस। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 2l की वैल्यू हमें 2 mm दी हुई है। 2 mm मतलब 2 इंटू 10⁻³ मीटर, और Q की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 3 माइक्रोकूलम। इसका मतलब वो 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो हम कहेंगे P इज इक्वल टू, Q के जगह रख देंगे 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2l के जगह रखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻3। तो 3 2 जा 6 और 10⁻⁻6 और 10⁻⁻3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10⁻⁹। तो 6 इंटू 10⁻⁹। अब देखिए बच्चों यूनिट जो है इसका, चार्ज का यूनिट कूलम और लेंथ का यूनिट मीटर, कूलम मीटर। तो दिस इज द आंसर।